सौतेली माँ और जादुई केले के पत्ते का गाउन। एक गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियां सुमन और काजल के साथ रहा करती थी। बिमला का पति सुरेश एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी किस्म का इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता था। लेकिन बिमला को तो अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने अपने खेतों में केले के कुछ पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वे अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। और ऐसे ही कुछ महीने बाद बिमला फिर से गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर सुरेश बिमला से कहता है, अरे मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो मैं तेरी इन दोनों बेटियों को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगा, समझी? सुरेश की ये बातें सुनकर बिमला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बेटा हो या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। लेकिन समाज की इस दकियानुसी सोच को भला कौन बदल सकता है। और इन्हीं सब की चिंता में बिमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ऐसी अवस्था में भी वे खेतों में काम करके अपने शरीर को और भी कमजोर बना लेती है। तभी एक दिन ऐसे ही बिमला जब अपने खेतों में काम कर रही होती है, उसी समय अचानक से बिमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उस समय किसी की मदद न मिलने की वजह से बिमला वहीं पर एक बेटी को जन्म देकर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद सुमन और काजल अपनी नवजात बहन अनन्या को अपनी गोद में उठाए जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं सुरेश बिमला के जाने के एक दिन बाद ही कौशल्या नाम की दूसरी औरत से शादी करके उसे घर ले आता है। और कौशल्या घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए ये टोकरियाँ उठाओ और जो तुम्हारी माँ ने केले के पेड़ लगाए हैं ना, उसमें से केला तोड़कर बाजार में बेच कर आओ और जितने भी पैसे मिलेंगे चुपचाप से लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस नवजात बहन को भी अपने साथ ले जाओ, वरना दिन भर रो रो कर मेरा सर खा जाएगी। इतना सुनकर काजल और सुमन सर पर केले की टोकरी और अपने हाथ में अपनी नवजात बहन अनन्या को लेकर बाजार में केले बेचने जाती है कि उसी समय अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? दीदी, मुझे लगता है कि हमारी नन्ही सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने तो कल से ही हमारी बहन को दूध नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, अभी हम ये केले बेचकर अनन्या के लिए दूध खरीद लेंगे। इतना कहकर वे दोनों बहनें बाजार में केले बेचने चली जाती है और पेड़ के ताजे और सुंदर केले को देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं। जिसके बाद सुमन उन्हीं पैसों में से 20 रुपए निकाल कर उससे दूध खरीदकर अपनी छोटी बहन अनन्या को पिला देती है। जिसके बाद अनन्या चुप हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब थोड़ी देर बाद वे दोनों बहनें घर पहुंचती है तो कौशल्या कहती है, आ गई तुम दोनों, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी? सारे केले बिक गए हैं ना? जी माँ, सारे केले बिक गए। तो वहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ला मेरे पैसे दे इधर। इतना कहकर कौशल्या सुमन से पैसे लेकर गिनने लगती है, लेकिन उसमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर कौशल्या गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की? माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने बस उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीदा था। काजल की ये बात सुनकर कौशल्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो काजल को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय सुमन रोते हुए कहती है, माँ, आप हम लोगों को भले ही खाना मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी इस नवजात बहन को तो दूध दे दीजिए, ये अभी बहुत छोटी है माँ। अरे तुम्हारी इस नवजात बहन का क्या मैंने ठेका ले रखा है? और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, और अगर ये यहाँ पर रही ना तो न जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे।
इसलिए आज मैं इसको इसके असली ठिकाने पर पहुंचा ही देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या सुमन के हाथ से अनन्या को छीनकर उन दोनों बहनों को कमरे में बंद करके अनन्या को कूड़ेदान के डिब्बे के पास छोड़कर आ जाती है और कमरे में बंद दोनों बहनें अपनी नवजात बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय कौशल्या कमरे का गेट खोलकर उनसे कहती है, अरे ओ, अब ये रोना धोना बंद करो तुम दोनों और चुपचाप से घर के काम में लग जाओ, वरना तुम दोनों को भी तुम्हारी बहन के पास ही छोड़कर आ जाऊंगी, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और चुपचाप घर के काम में लग जाती है। और शाम को जब सुरेश नशे की हालत में घर आता है तो सुमन और काजल उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन सुरेश उनका पक्ष लेने की बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा किया कौशल्या ने, वरना तेरी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ दिया था। अरे तुम दोनों को भी मैं बचपन में कहीं छोड़ आता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, अगर आप इन्हें छोड़ आते तो हमारे लिए काम कौन करता? और तुम दोनों यहाँ मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हो। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर कौशल्या उन्हें जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के। जब आज रात को तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। इतना कहकर कौशल्या दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रोते हुए पूरी रात अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। उसी समय आधी रात में ही उस कूड़ेदान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से एक सुंदर और मॉडल लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम सौम्या था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी और वह उस दिन उस गांव में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी। लेकिन वापस जाते समय जब उसकी नजर कूड़ेदान के पास पड़ी उस नवजात बच्ची पर पड़ती है तो वह अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ डस्टबिन के पास किसने छोड़ दिया? लगता है इस गांव में अभी भी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं, तभी तो किसी ने अपनी इस नवजात बच्ची को इस कूड़े के पास छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। इतना कहकर सौम्या अनन्या को अपने साथ शहर लेकर चली जाती है और शहर में अनन्या का वो अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय के साथ साथ सौम्या को भी अनन्या के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वह दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है क्योंकि कौशल्या उन पर अभी भी उतना ही अत्याचार करती है जितना कि वह बचपन में उन पर किया करती थी। ना ही उन्हें वो ठीक से खाने को देती है और ना ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े देती है। लेकिन आज भी दोनों बहनें अपनी बहन अनन्या को याद कर रोती है। दीदी, अगर आज हमारी बहन अनन्या भी यहाँ होती तो वो भी कितनी बड़ी हो चुकी होती ना। अच्छा हुआ काजल जो वो आज हमारे साथ नहीं है, वरना उसकी जिंदगी भी हमारे जैसे ही दुखों से भरी होती। लेकिन दीदी, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिंदा है भी कि नहीं। और वहीं अनन्या को भी अक्सर सपने में अपनी दोनों बहनों की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए वो हमेशा सौम्या से कहती थी, माँ, मुझे अक्सर ऐसे सपने क्यों आते हैं जैसे मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे पुकार रही है। बेटा, शायद इस दुनिया में तुम्हारी कोई बहन हो और वो तुम्हें हमेशा याद करती हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। और इस तरह कहीं न कहीं अनन्या के दिल को भी अपनी बहनों का इंतजार था। ऐसे ही एक दिन जब काजल केले के पेड़ से केला तोड़ रही होती है, उसी समय उसके कपड़े पास के झाड़ में फंसकर फट जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी? काजल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा दीदी, क्योंकि ना तो माँ मुझे नए कपड़े दिलवाएगी और ना ही मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वहाँ गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर काजल सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उस केले के पेड़ में से एक आवाज आती है, चिंता मत करो सुमन और काजल,
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बच्चे की तरह ही मुझे यहाँ पर लगाकर मेरी सेवा की थी, तो उनके बच्चों के प्रति तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो तुम लोग मेरे इन जादुई केले के पत्ते से अपने लिए किसी तरह की ड्रेस बना सकती हो, और ये ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। क्या जादुई केले के पत्ते? इसका मतलब तुम एक जादुई केले के पेड़ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता था, इसलिए शायद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तुम लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए तुम मेरे इस जादुई केले के पत्ते को ले जाकर अपने लिए किसी भी तरह की ड्रेस बना लो। इतना सुनकर सुमन और काजल जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए सुंदर सा गाउन बना लेती है और उसी गाउन को पहनकर वह बाजार में केले बेचने जाती है। और उसी दिन सौम्या भी नए डिजाइन के चक्कर में फिर से उस गांव में आती है, और जब उसकी नजर सुमन और काजल के केले के पत्तों से बने गाउन पर जाती है तो वह उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो एकदम यूनिक डिजाइन है। क्या ये गाउन तुम लोगों ने खुद बनाया है? जी मैम, वो हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने इन केले के पत्तों से ही ये गाउन बनाया है। वाओ, सच में तुम लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हो। क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम लोग चलो मेरे साथ। इतना कहकर सौम्या काजल और सुमन को अपने साथ शहर ले जाती है और उन्हें भी अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दिलवा देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है। और जब सौम्या उन्हें अपने घर पर खाने के लिए ले जाती है तो बातों ही बातों में अनन्या उन्हें अपने सपनों के बारे में बता देती है। उसी समय वो दोनों कहती है, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? क्या तुम सौम्या मैम को किसी गांव में मिली थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम ही तुम्हारी वो अभागन बहन है जिसकी आवाज तुम अपने सपनों में सुनती हो। तुम मेरी बहन हो अनन्या। क्या आप लोग ही मेरी बहन हो? इतना कहकर वे तीनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। और वहीं उन दोनों के जाने के बाद कौशल्या और सुरेश पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, और इस तरह से उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन तीनों बहनों को उनका इंसाफ। घास का जादुई चॉकलेट केक। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में माहिरा नाम की एक औरत अपनी दो बेटियां रानी और प्रिया के साथ रहती थी। माहिरा के पति का मृत्यु कुछ समय पहले किसी बीमारी के कारण हो गई थी। जब से माहिरा ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण एक केक की दुकान में केक बनाकर करती थी। तभी एक दिन माहिरा अपने मालकिन से कहती है, मेम साहब, आपके बताए हुए सारे केक मैंने तैयार कर दिए हैं, अब मैं चॉकलेट केक बना दूं? नहीं नहीं माहिरा, बस इतना ही केक चाहिए, चॉकलेट केक रहने दो। चॉकलेट केक की बिक्री अब कम हो गई है, अब से हम चॉकलेट केक कम बनाएंगे। धीरे धीरे माहिरा की मेम साहब का काम कम होने लगा था, जिस वजह से माहिरा भी कम केक बनाया करती थी। धीरे धीरे बेकरी का मुनाफा भी घटता जा रहा था और माहिरा की मेम साहब बेकरी बंद करने का फैसला कर लेती है। तभी एक दिन माहिरा की मेम साहब माहिरा से कहती है, देखो माहिरा, तुम तो जानती हो ना, अब बेकरी से मुझे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब यह बेकरी बंद कर रही हूँ। तुम 2-3 दिनों के अंदर कोई और काम देख लेना। ये सुनकर माहिरा उदास हो जाती है। बहुत मुश्किल से उसे इस बेकरी में काम मिला था, अब वह भी बंद हो गया। उस दिन माहिरा उदास होकर अपने घर लौटती है। अपनी माँ को उदास देखकर माहिरा की बेटी रानी पूछती है, क्या बात है माँ, आज आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊँ बेटा, कितनी मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली थी, अब ये भी बंद हो रही है। पर क्यों माँ? बेटा, बेकरी का धंधा कम हो गया है, इसलिए मालकिन बेकरी बंद कर रही है। 2-3 दिनों में ही मालकिन बेकरी बंद कर देगी। हे भगवान, अब क्या होगा माँ? तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी। माँ,
हमें जल्दी ही कोई काम ढूंढना होगा और हमें प्रिया के स्कूल की फीस भी तो जमा करानी है ना। वो कब से बोल रही है। हाँ बेटी, मुझे याद है, मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढती हूँ। रानी बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ की हालात को समझती थी, इसलिए वो अपना पढ़ाई बीच में छोड़कर घर के कामों में लग गई ताकि वो अपनी माँ की कुछ मदद कर सके। अपनी माँ की नौकरी छूट जाने के बाद रानी और प्रिया बहुत ही परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही माहिरा काम की तलाश में दूसरे बेकरी में काम पता करने के लिए जाती है और बेकरी के मालिक से कहती है, भाई साहब, आपके बेकरी में केक बनाने वालों की जगह खाली है क्या? वो क्या है ना, मुझे केक बनाने का बहुत सालों का तजुर्बा है। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है। ठीक है भाई साहब। माहिरा पूरे दिन इधर उधर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर शाम को माहिरा अपनी मेम साहब की दुकान पर जाती है। माहिरा को देखकर उसकी मेम साहब कहती है, अच्छा हुआ माहिरा, तू आ गई। ये ले तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी। तुझे कहीं और नौकरी मिली क्या? जी नहीं मेम साहब। माहिरा, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर तू ही बता मैं क्या करूं? मेरी तो दुकान चल ही नहीं रही है, तो क्या फायदा दुकान खोलकर। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे काम के लिए कहीं और बात करती हूँ। उम्मीद है तुझे जल्दी ही कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी। माहिरा अपनी सैलरी लेकर घर आती है और रानी को आवाज लगाती है, रानी बेटा, ये लो पैसे और इन पैसों से घर का राशन ले आना। बेटा, इस बार पैसे थोड़े सोच समझ कर खर्च करने पड़ेंगे। क्यों माँ, आपको कहीं कोई नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। इतना बोलकर माहिरा अपने कमरे में सोने चली जाती है। रानी अपनी माँ की मजबूरी समझ रही थी। वह उन पैसों से थोड़ा बहुत घर का राशन ले आती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक माहिरा बहुत काम ढूंढती है, परंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रिया का जन्मदिन आने वाला था और वह आस लगाकर बैठी थी कि इस बार वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक लाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। तभी प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है और इस बार मैं अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल की सारी फ्रेंड्स अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक काटती है। इस बार मुझे भी अपने जन्मदिन पर बड़ा सा चॉकलेट केक चाहिए। ठीक है बेटा, अगर मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट जरूर करूंगी। बहुत कोशिशों के बाद भी माहिरा को कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी माहिरा कहती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी प्रिया का जन्मदिन है। मैं उसके अरमानों पर पानी नहीं फेरना चाहती। उसका कितना मन है कि वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सा जादुई चॉकलेट केक खरीदे और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करे, लेकिन केक खरीदने के लिए ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई सामान। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? यही सब सोचकर माहिरा बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके सामने एक घायल पक्षी आकर गिरती है। पक्षी को घायल देखकर माहिरा कहती है, अरे ये पंछी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। माहिरा उस पंछी को उठाती है और तालाब के पानी से उस पंछी के जख्म को साफ करती है। तभी वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है, जिसे देखकर माहिरा चौंक जाती है और वह सुंदर परी माहिरा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने मेरी जान बचा ली, वरना आज मुझे दुष्ट जादूगरनी तो मार ही डालती। अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक परी हूँ। अक्सर मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ, क्योंकि मुझे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। परंतु एक जादूगरनी मेरे पीछे पड़ गई थी और वह मुझसे मेरी जादुई छड़ी हथियाने की कोशिश करने लगी। इसलिए मैं अपना रूप बदल ली और घायल अवस्था में यहाँ गिर पड़ी। लेकिन शुक्र है, वक्त रहते तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं परी जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माहिरा वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, सुनो,
तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम मुझे कुछ उदास सी लग रही हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। क्या सच में परी जी? परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ और मेरे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं बेकरी पर काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करती थी, परंतु वहाँ से अब मेरा काम भी छूट गया। मैं बहुत जगह काम की तलाश की, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी छोटी बेटी प्रिया का जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन पर चॉकलेट वाला केक काटना चाहती है, परंतु मेरे पास चॉकलेट वाला केक खरीदने या बनाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरी बेटी बहुत मायूस हो जाएगी। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो? मैं तुम्हारी समस्याओं का अभी निवारण कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत ही बड़ा घास का जादुई चॉकलेट केक प्रकट करती है और वह केक माहिरा को देते हुए कहती है, माहिरा, मैं तुम्हें एक जादुई घास का चॉकलेट केक देती हूँ। और हाँ, ये कोई मामूली केक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई चॉकलेट केक है। वो कैसे परी जी? वो इसलिए कि तुम इस केक से जो कुछ भी मांगना चाहोगी वो मांग सकती हो। तुम इसके आगे जो कुछ भी अपनी इच्छा जाहिर करोगी, ये जादुई घास का केक तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और हाँ, ये केक ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी खराब होगा। अब जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आज आपने मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। माहिरा उस केक को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माहिरा के हाथों में चॉकलेट का जादुई केक देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मम्मी आ गई। अब तो मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी। अब तो मैं चॉकलेट वाला केक काटूंगी। प्रिया बहुत खुश थी। वो काफी देर से अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, प्रिया सुबह से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आओगी और इसका जन्मदिन मनाओगी। कोई बात नहीं बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी बेटी प्रिया का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। वो कैसे माँ? क्या आपको नौकरी मिल गई? फिर माहिरा अपनी बेटी रानी को सारी बातें बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर रानी कहती है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार इस केक को आजमा कर देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। प्रिया बेटी, तुम बताओ, तुम्हें अपने जन्मदिन पर मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गाउन चाहिए जो कि मैं केक काटते वक्त पहन सकूं। ठीक है बेटा। जिसके बाद माहिरा जादुई घास के चॉकलेट केक के सामने गाउन की इच्छा जाहिर करती है। माहिरा की इच्छा जाहिर करते ही जादुई घास के चॉकलेट केक में से बहुत ही खूबसूरत गाउन प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर तीनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रिया अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, ये गाउन तो कितना सुंदर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं फटाफट से ये गाउन पहनकर तैयार हो जाती हूँ और अपने सभी दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। प्रिया खुशी खुशी अपने सभी दोस्तों को बुलाने चली जाती है। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, तो क्यों ना इस केक से कहो कि हमारे घर को अच्छे से डेकोरेट कर दे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। उसके बाद माहिरा घास के जादुई चॉकलेट केक से अपने घर को सजाने के लिए कहती है। तभी माहिरा का पूरा घर चमक उठता है और फिर सभी लोग धूमधाम से प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जन्मदिन इतने अच्छे तरीके से मनाने के लिए। माँ, अब तो हमारे पास घास का जादुई चॉकलेट केक है। अब तो हमें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम जादुई चॉकलेट केक से मांग सकते हैं। नहीं प्रिया, ये ठीक नहीं है। माना कि परी ने हमें घास का जादुई चॉकलेट केक दिया है, परंतु इसका हम गलत उपयोग नहीं करेंगे।
बल्कि इसे हमें अपना रोजगार बनाना चाहिए और इस घास का जादुई चॉकलेट केक से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना माँ? बिल्कुल सही कह रही हो रानी। अब मैं इस घास के जादुई चॉकलेट केक से बहुत सारे चॉकलेट केक मांगकर बेचा करूँगी। केक बेचकर हमें जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना खर्चा चलाएंगे। अगले दिन माहिरा घास के जादुई चॉकलेट केक से बहुत सारे चॉकलेट केक मांगकर उन्हें बाजार में सस्ते दामों पर बेचने लगती है। उसके केक इतने स्वादिष्ट होते हैं कि तुरंत ही उसके सारे केक बिक जाते हैं, जिससे माहिरा की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे माहिरा चॉकलेट केक बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और फिर वो अपना बहुत बड़ा चॉकलेट वाला केक का बेकरी के नाम से दुकान खोलती है और बहुत ही अमीर हो जाती है। अब वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।